नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। यूपी में पिछले 3-4 दिनों से हिंदू मुसलमान के बाद अब एक नए शब्द पर चारों तरफ चर्चा हो रही है। शब्द है अब्बा जान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर की एक जनसभा में ये शब्द कहा। किस संदर्भ में कहा, क्या कहा, पहले आप उसे खुद सुन लीजिए। राशन मिल रहा होगा ना आप लोगों को? राशन मिल रहा है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। सुन लिया दर्शकों आपने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। सवाल कई हैं, दोनों तरफ से हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको सवाल पब्लिक का शो की खास बातें बता दूं। इस शो में पब्लिक सीधे अपने सवाल खुद पूछ सकती है। आप भी चाहें तो अपना मोबाइल फोन उठाइए, अपने कैमरे में 15 सेकंड का एक प्रश्न रिकॉर्ड कर लीजिए और हमें भेज दीजिए व्हाट्सएप के द्वारा इस नंबर पर 8097471285। और खास बात इस शो की यह भी है कि इस शो पर कोई भी गलत फैक्ट नहीं रख सकता। ऐसा करने पर लाई डिटेक्टर टेस्ट ऑन हो जाता है और बोलने वाला उसके घेरे में आ जाता है और हमारी फैक्ट चेक टीम गलत फैक्ट को करेक्ट कर देती है। अब आज के मुद्दे पर वापस लौटते हैं। आपको मुख्यमंत्री योगी जी की बात सुनाई दी। राशन को लेकर अब्बाजान वाले उनके बयान पर घमासान मचा हुआ है। कौन नहीं बोल रहा आज? समाजवादी पार्टी आग बबूला तो है ही, दिल्ली से लेकर कोलकाता तक हंगामा मचा हुआ है। कपिल सिब्बल से लेकर महुआ मोइत्रा तक सब पिले पड़े हैं। मैं कहना चाहती हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसा क्यों कहा, उसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता देंगे, उन्हें देना भी चाहिए। लेकिन आज इसी 8 बजे के शो में मैं बता दूं कि 3-4 दिन पहले हमने असदुद्दीन ओवैसी पर शो किया था। ओवैसी जी ने तब वो बयान कहा जिसमें वो खुलेआम हिंदू मुसलमान कर रहे थे, यादव मुस्लिम कह रहे थे 11% यादव वोट है, वो मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो 19% मुसलमान मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना सकते। तब एकदम चुप्पी सी साध ली थी सारे पॉलिटिकल पार्टीज, किसी ने कुछ नहीं कहा। समाजवादी पार्टी ने तो सीधा ये कह दिया कि उनकी लाइन जो रखी है वो उस पर अड़े हुए हैं कि इस बात पर, हिंदू मुसलमान पर वो कुछ बोलना नहीं चाहते। क्यों भाई? जब अब्बाजान जैसे शपथ महाभारत मची हुई है तो खुल्ला हिंदू मुसलमान पर चुप क्यों थे आप? सवाल पब्लिक का आज यूपी में यही है। यूपी में हिंदू मुसलमान पर खामोश रहने वाले नेताओं में अब्बाजान पर खलबली क्यों? विकास छोड़कर जाति, धर्म और बाहुबली पर क्यों अटकी यूपी की सियासत? यूपी चुनाव को मुद्दे से कौन भटका रहा है? यही है आज के सवाल। और आइए आपको मिलवाती हूं आज के अपने मेहमानों से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नलिन कोली, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़ रहे हैं हमारे पास आज दिल्ली से। वारिस पठान ओवैसी जी की पार्टी से हैं और आज मुंबई से फिर हमारे साथ हैं। अनुराग भदौरिया जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अवनीजेश अवस्थी जी हैं, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। राशिद आलवी साहब कांग्रेस के बड़े नेता हैं। आप सबका स्वागत है इस शो पे। पर पहले मैं शुरुआत करती हूं नलिन कोली से। नलिन कोली जी, सवाल ये है कि अब्बा जान, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि मुख्यमंत्री को अब्बा जान की टिप्पणी करनी पड़ी? राशन दे रहे हैं, राशन के पूरे गवर्नेंस में अगर अच्छाई हुई है तो उसकी बात करते।
क्यों अब्बा जान जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में बीजेपी को? कोई आपत्तिजनक शब्द तो है नहीं अब्बा जान, पहली बात। अब इसका राजनीतिकरण या ध्रुवीकरण कुछ राजनेता करने में लगे हुए हैं, वो उनकी राजनीति है। लेकिन अगर हम इसको पूर्ण रूप से देखें किस संदर्भ में योगी जी ने इस बात को रखी, तो फिर याद रखना पड़ेगा कि उनका भाषण कुशीनगर में था और कुशीनगर में इस बात की ये बात प्रमाणित हुई कि 2004-5-6 के पीरियड में वहाँ अनाज जो है लोगों को नहीं बांटा जाता था। कहा जाता है नेपाल भी फर्जी ट्रकों के नंबरों पे जाते थे, बांग्लादेश तक गया। तो वहाँ उस समय एक सत्ता में जो लोग थे किस प्रकार की ध्रुवीकरण की राजनीति करते थे, किस प्रकार से वो लड़के तो लड़के ही हैं। जब एक मुंबई में रेप केस हुआ था, एक समुदाय के लोग थे उसमें, तो उस प्रकार की राजनीति पर उनकी टिप्पणी थी। अनाज का काम उन्होंने स्पष्ट कहा कि 2017 से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। लोगों ने कहा मिल रहा है, तो पहले क्यों नहीं मिल रहा था? 2005 में घोटाला क्यों हुआ? 2007 में सीबीआई की जांच क्यों हुई? उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? सत्ता में कौन थे? और उसके लिए उन्होंने एक टिप्पणी कर दी तो उस पर तो इतना बवाल हो गया। लोग जो है उस घोटाले के बात ही नहीं करना चाहते हैं। जितने नेता जो खड़े हैं उसका ध्रुवीकरण करने, कई लोगों ने तो ट्वीट में नए नए अर्थ निकाल दिए। ठीक है, हम लोकतंत्र में हैं, लोकतंत्र में अर्थ निकालना और अपनी बात रखने का सबको स्वतंत्रता है। मोदी जी ने अपनी बात रखी, दूसरों ने उसको घुमा फिराकर निचोड़ कर मड़ोड़ कर अपनी बात रखी, वो भी उनका अधिकार है। लोकतंत्र में पूर्ण उनको स्वतंत्रता मिलती है उसकी। तो मुझे अब्बाजान शब्द में कोई आपत्तिजनक नहीं लगता ऐसा कुछ। तो इस पे जो लोग इस पर आपत्ति जता रहे हैं उनसे पूछना चाहिए नाविका जी, उनको क्यों आपत्ति है? तो पूछते हैं अनुराग भदौरिया जी। मैं आपको याद दिला दूं कि सीएजी की रिपोर्ट है और सीएजी की रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि 97,000 करोड़ रुपयों का खर्च हुआ और हिसाब अखिलेश सरकार के पास नहीं था। अब ये सीएजी ने कहा है। अगर कह रहे हैं नलिन कोहली जी कि पहले आप हिसाब किताब बता दीजिए कि इस तरह के स्कैम क्यों हुए, तो आप ध्रुवीकरण के ऊपर इतनी जल्दी क्यों चले गए? देखिए, ये ध्रुवीकरण के ऊपर कौन गया है बताने की जरूरत नहीं है। या तो देश की मीडिया गई है या भारतीय जनता पार्टी गया है। हमने तो ध्रुवीकरण की बात की नहीं। हमने बोला कि उन्होंने बोला राशन पहले नेपाल चला जाता था तो नेपाल के बीच में तो गोरखपुर भी आता था, तो गोरखपुर क्या कर रहा था, ये एक पहला सवाल। दूसरा, तो उनको मालूम था जब जा रहा है तो वो क्या कर रहे थे। दूसरा सवाल ये होता है कि शायद ये 2020 का भूल गए। 34 जिलों में 350 करोड़ का घोटाला, राशन वितरण का घोटाला था, जिसमें ई पॉस मशीन के द्वारा गड़बड़ी पाई गई थी और उसमें फर्जी आधार कार्ड बना के बेच दिया गया था राशन। उसके बारे में लगे हाथ बता देते ना योगी जी, क्यों नहीं बताया? आज तक इंक्वायरी चल रही है, उसके बारे में नहीं बोला। तो ये 2020 में सरकार किसकी थी? तो योगी जी की शायद मेमोरी कमजोर हो जाती है बोलते टाइम, या वो बोलते टाइम भूल जाते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति करते करते भूल जाते हैं कि घोटाला उन्हीं के सरकार में हो रहा है। ये तो पूरे सरकार में घोटाला ही घोटाला इनका, जहां पन्ना। ये तो कुंभ में भी घोटाला कर बैठे। सोचो आप, आस्था में भी घोटाला कर दिया इन्होंने। जमीन खरीद फरोख्त में घोटाला कर बैठे, 2 करोड़ की 18 करोड़ में खरीदते हैं। ये वो लोग हैं जो टीचर भर्ती में घोटाला करके बैठे हैं। ये लोग हैं जो कोविड काल में जब लोगों को मेडिसिन की जरूरत थी, पीपी किट की जरूरत थी, मेडिकल इक्विपमेंट की जरूरत थी, तो उसमें भी घोटाला कर बैठे थे। ये वो लोग हैं जो जल शासन दान में भी घोटाला कर बैठते हैं। तो इनके घोटाला का छोड़ दो, ये घोटालेबाज सरकार है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, जब मुख्यमंत्री जी ने बिच्छू खोज रहे थे कि बिच्छू डंक मारेगा, तो मैं भी वही जानना चाहता हूं। उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि बिच्छू ही डंक मार रहा है यहाँ पे। जिस तरह कोविड काल में लोगों की मौतें हुई है, तो कौन बिच्छू डंक मार रहा था जिसकी वजह से लोगों की मौतें हुई? किसकी फेलियर की वजह से बिच्छू डंक मार रहा है? यहाँ बच्चों की मौतें हुई। किसकी फेलियर की वजह से किसान धरने पे बैठा है, डंक मार रहा है बिच्छू, जिसकी वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं? किसकी वजह से यहाँ पे महिलाओं का चीरण हुआ? कौन है बिच्छू जो डंक मार रहा है उत्तर प्रदेश को? लेकिन 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता ये जो डंक मारने वाला बिच्छू उत्तर प्रदेश को है, उसका डंक काट देगी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटा देगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता की बात नहीं कर रही है,
मुद्दे भटकाने के लिए इधर उधर की बातें करती रहती है, मुद्दों पे नहीं है। तो आप जिससे मुद्दों भटक की क्यों बात करो। रहे हैं? आप भटक क्यों रहे हैं अनुराग भदौरिया जी? जब ओवैसी जी ने 11% 19% की बात की थी तो आपकी पार्टी ने तय किया था कि इस पर तो हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, तो आज अब ये टिप्पणी चीज़ें करने तो- की क्या मजबूरी हो नहीं, तो गई? आप ना आपको- भटकते आपने- तो आप नहीं, नहीं, आप आपने- यही दर्शा रहे मैं हैं अपनी कि बात कह लूं, आपको हो गया भटकाना सवाल, आसान है। जवाब दे दो। अब्बा जान अच्छा, बोल दो, आप भटक जाते हो। अच्छा, बड़ी समस्या इस बात की है नाविका जी, भटके आप हो, हम नहीं भटके। अब हमारी पार्टी क्या बोलेगी नहीं बोलेगी ये भी आप तय करेंगे, तो दिक्कत है इस बात की। भाई समाज को क्या देना है नहीं देना है हम डिसाइड करेंगे कि हम नाविका जी बिल्कुल decide नहीं करेंगे, तय बताइए करेंगे, कि हमें तय किस आप पे ही बोलना है, नहीं करेंगे बोलना है। अनुराग अरे भदौरिया आप ही जी, बोल रहे हो। आप ही तय मुद्दे को करेंगे, divert करना आप चाहते ही हो। तय नाली करेंगे। जी, लेकिन मुद्दे को मेरा divert सवाल करना, आप पूछना मुद्दे को divert जायज करना है, चाहते हो, तो मेरा मुझे तो- सवाल मुझे तो पूछना शक जायज बात है हो कि रहा उस है। दिन और आपके कि भाई सवाल साहब क्या है? वारिस पठान सवाल उस दिन जनता थे, के मुद्दों से उनको जुड़ा कोई सवाल साथ है। नहीं मिल रहा था आपका उस दिन। उस दिन आप उनका साथ देने नहीं आए थे जब हम उनसे भी मुझे- सवाल पूछ रहे थे, तो आप तो तब आप शायद पता साथ नहीं- देने नहीं आए थे। आज आप आ गए हैं योगी जी से सवाल पूछने। तो वारिस सुन तो पठान जी लीजिए। ध्रुवीकरण कौन करवा रहा है? ओवैसी जी करवा रहे थे मेरा कि योगी सवाल जी सरकार करवा से रहे? होता है नाविका जी, और हमारा झगड़ा सरकार से है। सरकार यहाँ फैसले लेती है तो देखिए- झगड़ा सरकार से होगा, जवाब सरकार अरे, से अनुराग मांगेंगे। जी, हो गए, हो उसमें गए। क्या दिक्कत है सरकार से जवाब मांगना? हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार से अच्छा, जवाब सुनिए मांगना, अनुराग क्योंकि जी, सरकार सुनिए। को जनता ने चुना है। मुझे सवाल और जिम्मेदारी किया है- योगी जी की है जनता का सवाल का जवाब देना कि कैसे यहाँ लोगों की मौतें अब इनको कैसे हो आप रही चुप हैं। अच्छा, कराएंगे तो तो आप मैं बोलूंगा ना नवी का थोड़ा जी, सा कैसे ब्रेक बात कर लगाइए, सकता हूं थोड़ा उनसे? सा ब्रेक लगाइए। एक्सप्रेस वे इतना अच्छा बना कि गाड़ी की ब्रेक ही नहीं लग रही, गाड़ी की ब्रेक ही नहीं लग रही। इतना अच्छा एक्सप्रेस वे बना है समाजवादी पार्टी की सरकार के समय का, लेकिन वारिस पठान जी उस पर अपनी भी गाड़ी चलाना चाह रहे हैं, तो उन्हें भी इजाजत दीजिए, नहीं, लोकतंत्र है। हमारे एक्सप्रेस वे तो भारतीय जनता पार्टी गाड़ी सबसे ज्यादा चलाती है। बीजेपी ही हमारे एक्सप्रेस वे अरे का भाई सबसे ज्यादा खामोश इस्तेमाल रहिए करती है। अनुराग हम जी, तो 2 कहते हैं, मिनट हमने जो काम किया, अभी आपने वो बोल जनता दिया को अनुराग जी, समर्पित है। खामोश बैठिए चाहे थोड़ी कोई देर। इस्तेमाल करे, चाहे अभी वारिस क्या जी इनका करे, फेडर डाउन बीजेपी करना करे, पड़ेगा। कांग्रेस अच्छा, करे, बोलने तो दीजिए जनता वारिस जनता का पठान काम जी, करती है। वारिस पठान जी ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? अच्छा, आप बोलने दीजिए। देखिए नविका जी, शमशान, कब्रस्तान, अब्बा जान, खाला जान, अम्मा जान, भाई जान, पॉप्सी, डैड, ये सब चीज नहीं चलेगा। ये सब बोलने की क्यों नौबत पड़ी योगी जी को? आज एक राज्य के मुख्यमंत्री है, संविधान की शपथ लेकर आए और इस तरह की बातें करना उनको शोभा नहीं देता। पर क्या करें, उनके पास डेवलपमेंट का कोई काम दिखाने को तो बचा नहीं है। अगर 5 साल में कोई सही डेवलपमेंट विकास कर लिया हो तो आज दूसरे राज्यों के फोटो लगाने की, एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, अमेरिका की फोटो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती उनको। अगर बराबर इससे कोविड काल में काम कर लिए होते तो लोग गालियां नहीं बकते इनको अब तक। मगर क्यों इसलिए करना पड़ रहा है? क्योंकि योगी टोटल फेल हो चुके हैं एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। उन्होंने 5 साल के कार्यकाल में सिर्फ नाम बदलने के अलावा कुछ नहीं किया, और नाम बदलने से तरक्की तो नहीं होती है ना लोगों की। चुनाव विकास के नाम पर होगा, चुनाव विकास के लिए होगा। हम लोग वहां पर आ रहे हैं तो हमारी लड़ाई तो नविका जी आप देख ही रही है किस किस के साथ है। एक तरफ भाजपा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, सबके साथ हमारी लड़ाई है। और ये सब एक ही सिक्के के 2 पहलू है, कुछ नहीं है। क्योंकि हम लड़ने जा रहे हैं, हम हमारी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम पे इल्जामात लगाए जाते हैं बीटी में, सीटी में, डीटी में। जबकि बीएसपी की तो आप ये देख आप लीजिए, सुना बहन किसको मायावती रहे हैं? 3 ये बार आप नलिन जी बीजेपी को के साथ सुना में रहे थी। हैं या भाजपा ये के आप अनुराग मंच से ही भदौरिया को मोदी सुना जी रहे को हैं? ये आप अनुराग भदौरिया को सुना रहे हैं या नलिन जी को सुना रहे हैं? क्योंकि आपने कहा 11% वाले यादव बना लेते हैं मुख्यमंत्री, 19% का बनाने नहीं दे रहे, तो ये यादव बनाने वाले तो अनुराग भदौरिया जी हैं, तो इनको सुना रहे हैं? नहीं, देखिए मैं बता रहा हूं आपको एक बात, तुष्टीकरण किसका हो रहा है वहां पर। जबकि आज आप देख लीजिए ड्रॉप आउट रेट मुसलमानों का हाईएस्ट है। मुसलमानों के इलाकों के अंदर कॉलेजेस, स्कूल कितने बने हैं? कुछ भी नहीं। आप 2017-18 के अंदर जब भी प्रधानमंत्री आयोग योजना ग्रामीण बना था, उसके तहत इन लोगों ने 7.5 लाख घर दिए थे। किसको दिए 7.5 लाख घर? नॉन मुस्लिम को। और मुसलमानों को कितने घर दिए आपको जानकर हैरानी होगी नविका जी। आप आपके फैक्ट चेकर से फैक्ट करा दीजिए, 10 से 12 घर दिए, बस, उससे ज्यादा घर नहीं दिए। तो फिर मोदी और योगी क्यों बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? किस तरह से आप ये करेंगे तो सिर्फ आपकी तो भाषण ही भाषण रह गए, और भाषण से तो चुनाव नहीं होता। अब रहा अनुराग जी का, मैं आता हूं समाजवादी पार्टी पे। समाजवादी पार्टी ने 2012 के घोषणा पत्र में क्या कहा था नाविका जी? अगर हम सत्ता में आ गए तो मुसलमानों को
16% रिजर्वेशन देंगे जॉब में और एजुकेशन में। दिया क्या? नहीं दिया। आज देखा तो ये जा रहा है कि बीएसपी ने तो जो उनके साथ इतने साल से लगे रहे, आज उनको निकाल दिया, उनको टिकट देने से इनकार कर दिया। हम तो बोलते हैं कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा घर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। हमने तो मुख्तार अंसारी को भी कहा आइए लड़िए, हम तो एम्पावरमेंट करना चाहते हैं। हम वहां लीडरशिप पैदा करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो 60-70 साल में नहीं हुई। ये कथा कथित जो सेक्युलर पार्टी है क्राइम का एम्पावरमेंट करना चाहते हैं आप वारिस पठान जी, आप एम्पावरमेंट किसका करना चाहते हैं? क्राइम कहाँ? क्राइम, अच्छा मुख्तार अंसारी, सॉरी वो तो क्राइम के लिए नहीं जाने जाते, वो तो उनका जो विख्यात नाम है और उनकी जो दूर दूर तक लोग प्रशंसा करते हैं, वो क्राइम में शायद नहीं करते, वो शायद डेवलपमेंट विकास में करते हैं शायद उनकी। मुझे बताइए नविका जी लॉ लेक्सिकन क्या बोलता है? आपको पता है नविका जी? मैन इज प्रूवन टू बी अरे वाह, आज आपको लॉ लेक्सिकन याद आ गया। प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट अनलेस एंड अनटिल प्रूवन गिल्टी। वेरी गुड, वेरी गुड, मैं आपके लिए ताली बजाती हूँ। लॉ लेक्सिकन तो छोड़ दीजिए वारिस पठान जी, उस दिन मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दिखाई थी और पुरानी जजमेंट नहीं थी, जनवरी 2021 की थी, जिसमें यह कहा गया था कि आप हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते, हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते, किसी वक्तव्य में नहीं कर सकते। इट विल बी सीन एज अ क्राइम एज सीरियस एज करप्शन। 123 क्लॉज सबसेक्शन 3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, लॉ लेक्सिकन। आप कम से कम जजमेंट तो पढ़ लिया करिए सुप्रीम कोर्ट की। ये जो योगी जी ने समझा रहे हैं, पढ़ा है नविका जी, मैं उसका पूरा इंटरप्रिटेशन आपको करके सिखा रहा हूं। ये जो योगी जी ने कहा, क्या ये पोलराइज नहीं था? क्या ये तुष्टिकरण अपीसमेंट नहीं था? कम से कम मुसलमान का ये नहीं होता। अरे कम से कम मुसलमान परसेंटेज में नहीं बताए, मुसलमान का नाम नहीं लिया, अब्बा जान कहा, लेकिन कम से कम मुसलमान नहीं कहा। कहने को वो कहते हैं ना, थोड़ी सी चिलमन रहने दी। आपके वक्तव्य में, ओवैसी जी के वक्तव्य में तो वो चिलमन भी नहीं थी, वो पर्दा भी नहीं था, कुछ नहीं था, खुले आम हिंदू मुसलमान यादव मुसलमान आप कर रहे थे। तब आपको लॉ की लेक्सिकन, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सब भूल चुके थे। नलिन कोहली जी, मैं राशिद अलवी जी आपके पास आ रही हूँ और हमारे अवस्थी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने लॉ लेक्सिकन की बात की तो बीजेपी के प्रवक्ता है नलिन कोहली, लॉयर भी हैं, तो उनसे पूछ लूं, लॉ लेक्सिकन इनको बड़ा याद है, जजमेंट याद नहीं रहती। नलिन कोहली जी, ये जो पार्शियल मेमोरी है, इसका क्या किया जाए? क्रिमिनल केसेस है वो है असेंबली में। मुख्तार अंसारी इज इक्वल टू डेवलपमेंट, इज इक्वल टू विकास, और यही कह रहे हैं वारिस पठान जी। आज वारिस पठान जी ने एक नई व्याख्या दे दी। अंधा होता है लेकिन पब्लिक अंधी नहीं है। अंसारी साहब बहुत प्रसन्न होंगे वारिस पठान जी के इस वक्तव्य से। वारिस पठान जी के इस वक्तव्य से मुख्तार अंसारी साहब बड़े बड़े प्रसन्न हो जाएंगे कि मतलब उनको इन्होंने लॉ लेक्सिकन से क्या क्या नहीं कहा। वैसे नाविका जी, आपने खुद ही उनको कानून पढ़ा दिया। वारिस पठान जी को अपने ध्रुवीकरण की राजनीति इनकी पार्टी करती है। इनका सेक्युलरिज्म जो है वो बड़ा स्पष्ट है और वो दिखा है। जहां जहां गए उन्होंने जो बातें कही हैं उसमें ध्रुवीकरण के सिवा कुछ है ही नहीं। और इसीलिए जब आपने प्रश्न भी पूछा इनसे कि किनके खिलाफ बोल रहे हैं, ये सबके खिलाफ बोलते हैं। तो ये हमारे पर भी बोलते हैं, दूसरे पार्टियों पे भी बोलते हैं। बाकी इतना ज़रूर है कि उनका एजेंडा जो है हमेशा ही दिखा है। हैदराबाद से भी, अरे वो हिंदुस्तान के पुलिस 15 मिनट के लिए हट जाओ, ऐसे प्रसिद्ध जो उनका भाषण उनके शीर्ष नेता ने दिया था, हमने सब देख रखा है उसे। उसमें कहीं विकास की बात नहीं है। पर ठीक है, ये इनकी राजनीति है, भारत की जनता तय करेगी। नहीं, भारत की जनता तो तय करेगी, पर ये बता दीजिए नलिन कोहली जी कि ऐसी अभी से क्या जरूरत पड़ गई कि अब्बा जान याद आने लगे? मैं अभी फिर उसी बात को दोहराऊंगा नाविका जी। अब्बा जान में कौन सी आपत्तिजनक बात है? आप देखिए, अनुराग जी तो बिच्छू तक पहुंच गए। मोदी जी के लिए नपुंसक, घांची, बंदर, गंगू तेली,
क्या क्या शब्दों का प्रयोग कांग्रेस और अन्य नेताओं ने हमने नहीं किया कहा। है। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि अब्बाजान कहाँ पर कोई ऐसा शब्द है, आप बताइए मुझे, क्या अब्बाजान जो है कोई ऐसा शब्द है जिससे मतलब किसी को शर्म लगती है उसको बोलने में? क्या बात कर रहे हैं ये लोग। और अब भदौरिया जी को देखिए कितने उत्तेजित हो गए वो। मैंने अभी इधर कहा, अच्छा एक बात बताइए भदौरिया जी, आपको क्या लगता है कि अब्बाजान एक आपत्तिजनक शब्द है क्या? अगर आपकी पार्टी को लगता है कि आपत्तिजनक है तो आप लगा दीजिए ना एक प्रोटेस्ट कि हम नहीं चाहते देश में अब्बाजान शब्द का प्रयोग हो। अरे आपका अधिकार है। भदौरिया जी मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, भदौरिया जी मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए भदौरिया जी कि मुख्तार अंसारी इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी लेक्सिकॉन ऑफ लॉ उनको अप्लाई करना चाहिए? देखिए, मेरा एक सीधा सा मानना है, हमारे हिंदुस्तान में कानून व्यवस्था है और कानून अपना काम करता है। अच्छा। और कानून, जब हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है, अंसारी अपना को भी कानून मानने बता वाले देते हैं। अरे कानून छोड़ दीजिए सर, आप ये बताइए कि आप मुख्तार अंसारी को मानने वाले लोग हैं कि नहीं हैं, ये बता नहीं, वो तो आप हो। मैं आपको क्या बता रहा हूं, हम कौन होते हैं? हम कोर्ट तो है नहीं कि हम डिसीजन दे देंगे कौन गिल्टी है कौन गिल्टी नहीं है। अच्छा। ये संविधान है, न्यायपालिका है, न्यायपालिका के ऊपर हम कौन होते हैं उंगली उठाने वाले? न्यायपालिका किसी को फांसी की सजा देगी तो उसको फांसी होगी, न्यायपालिका किसी को जेल में अंदर आजीवन कारावास देगी तो देगी। ये अनुराग भदौरिया थोड़ी होते हैं इसको डिसाइड करने वाले, ना नलिन कौशिक जी डिसाइड कर पाएंगे। वो खुद ही टाइम बांध के रोज इस बात की लड़ाई कोर्ट में लड़ते हैं, न्याय मांगने की लड़ाई वो न्यायपालिका देगा। नविका जी आप दे सकते हैं, न्यायालय में लड़ते जाके, उनके हाथ में फैसला थोड़ी है, फैसला तो न्यायपालिका देता है। हमारे देश के अंदर न्यायपालिका, ये जो वारिस पठान जी कह रहे थे कि मुख्तार अंसारी के लिए उनका संदेश है, उन्होंने गाना भी गा के सुना दिया था कि जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, मेरा दर खुला है खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, सॉरी कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, मनोज कुमार को याद करके कह रहे हैं मेरा दर खुला है खुला ही रहेगा। जो मायावती ने उनका हृदय तोड़ दिया, मायावती जी ने उनको टिकट देने से इनकार कर दिया, तो हमने कहा आइए हमारे पास, हम हमारी पार्टी से लड़िए, अब हम आपके साथ खड़े रहे। आपका भी हृदय टूट रहा है उसकी वजह से। मुद्दा नाविका जी, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में किसान धरने पे बैठा है और लगातार उसकी मौतें हो रही हैं। मुद्दा यह है कि यहाँ बेरोजगारी में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया है। मुद्दा यह है कि कुपोषण में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया है। मुद्दा यह है कि महिलाओं के अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया है। अब मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जितनी खराब है, किसी प्रदेश में इतनी खराब व्यवस्थाएं नहीं है। इनकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इतनी खराब है कि लगातार हमारे घर के चिराग बुझ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों की यहाँ बुखार से मौतें हो रही है। कितने कोविड केस है उत्तर प्रदेश में और केरल में कितने हैं, जरा बताइए ना। अरे बताइए तो सही, कोविड के कितने केस है उत्तर प्रदेश में और केरल में कितने हैं? महिलाओं का चीरहरण हो रहा है, कौन से देश में ले रहे हैं भाई साहब? गोली मारी जा रही है, अगर वो अपने बाप का। अरे कौन सा, आप इसको बताइए तो सही। महिलाओं की चीरहरण की चिंता कर रहे हैं तो आप मुझे याद दिलाइए ना, सबको बताइए किसने कहा? अरे लड़के तो लड़के हैं, ऐसा होता ही है। लड़कों की चीरहरण की बात कर रहे हैं आप। इस मुद्दे पे घोटाले किसने किया था? गोमती फ्रंट का घोटाले किसने किया? आप ट्रेन की तरफ चल सकते हैं लेकिन उस ट्रेन में कुछ है नहीं। आप उस पे मुद्दों पे तो बात करते हैं। ट्रेन की तरह दौड़ने से ये मतलब नहीं कि ट्रेन की तरह मजबूत है आपके वाक्य। 6 एम्स बनाने की बात की तो जो गायब हो गए। अरे बाप रे बाप, बुलेट ट्रेन निकल पड़ी है लखनऊ से और जा रही है कहां पता नहीं। लेकिन मैं राशिद अल्वी जी से पूछना चाहती हूँ, राशिद अल्वी जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मुख्तार अंसारी पर कोई भी पोजीशन लेना नहीं चाहता, ना अनुराग भदौरिया जी, ना समाजवादी पार्टी, ना वारिस पठान जी। मैं सिर्फ आपको ट्रेलर बताना चाहती हूं, आपको और अपने दर्शकों को। आज अपहरण, हत्या, डकैती, फिरौती, जान से मारने का प्रयास, आर्म्स रखना, ये सारे आरोप हैं उन पर। साल 2009 में ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना के दिन दहाड़े बाइक सवार हमलावरों ने AK-47 का इस्तेमाल करके हत्या कर दी थी। हत्या का आरोप माफिया मुख्तार अंसारी पर लगा था। दूसरा आरोप, हत्या का एक और मुकदमा वाराणसी के चेतागंज थाने में दर्ज है। इसमें मुख्तार अंसारी पर कांग्रेस नेता अजय राय के भाई की हत्या करने का आरोप है। तीसरा मुकदमा आजमगढ़ जिले में हुई हत्या से जुड़ा हुआ है। मुख्तार पर इस मामले को भी IPC की धारा 302 यानी हत्या और 120B यानी साजिश के तहत। ये मैंने आपको 3
3 ऐसे आरोप पढ़कर सुनाए हैं। अगर पढ़ने लगूंगी उनके ऊपर कितने आरोप हैं तो शायद आज का पूरा शो निकल जाएगा सिर्फ इसी बातचीत में। लेकिन राशिद अल्वी जी, अब्बा जान पर इतना घमासान करने वाले और 11% 19% पे घमासान करने वाले आज मुख्तार अंसारी को भी ऐसे बता रहे हैं जैसे बिल्कुल फरिश्ते हैं वो। ये राशिद अल्वी साहब, ये कैसी राजनीति है उत्तर प्रदेश की? क्या पब्लिक का कोई रोल है कि नहीं है? देखिए, मुझे बताया गया था कि आपके चैनल पे यूपी पॉलिटिक्स पे बहस होगी। अफसोस के साथ कहता हूं कि अगर मुझे पता होता कि मुख्तार अंसारी पे बहस होगी। नहीं, मुख्तार अंसारी तो इन्होंने उठाया है। मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूं कि मुख्तार अंसारी पे कसीदे पढ़ दिए गए हैं। अब्बा जान पे बात छिड़ी थी। मेरी बात सुनिए, आप बोलती बहुत हैं, सुनती कम। आपने बुलाया है तो बात सुनिए मेरी। जी बिल्कुल सुन रही हूँ। यूपी पॉलिटिक्स पे आप बात कीजिए। आपके पास सिर्फ अब्बा पे बात करने की है। अब्बा को तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नरेंद्र मोदी को अब्बा मानते हैं, बाकी तो कोई मानता नहीं है। योगी जी ने उन्हीं को अब्बा कहा होगा। और आप हिंदू मुसलमान की बात कर रही हैं। योगी आदित्यनाथ की तकरीरें तो कपिल सिब्बल तो टाइम्स नाउ भारत में काम नहीं करते हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं। उन्होंने आपत्ति जताई है इस लफ्ज पर। अगर आप लगातार बोलेंगे मैं आपके चैनल से उठ जाऊंगा। मेरी बात सुनिए, उसके बाद बोलिए। आप ज्यादा बोल रही हैं, लोगों को कम बोलने दें। आपने योगी आदित्यनाथ की तकरीरें सुनी है कि एक मुसलमान लड़की को लेके भागेंगे तो हिंदू की लड़की को लेके भागेंगे तो हम 100 मुसलमान लड़कियों को लेके भागेंगे। सुनी है कि नहीं सुनी? इस पे कीजिए ना बहस। आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं सारे लोग। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कौन कर रहा? उन्हें योगी आदित्यनाथ की क्या क्वालिफिकेशन है कि मुख्यमंत्री बनाया? आप बहस कीजिए कि गंगा के अंदर लाशें बही हैं कोविड के अंदर। आप बहस कीजिए यमुना के अंदर लाशें बही हैं। आप तो माफ कीजिएगा, आप आग पे तेल छिड़कने का काम कर रहे हैं। आप अपने चैनल की भी बेइज्जती कर रही हैं और देश की भी बेइज्जती कर रही हैं। किसान पे बहस कीजिए, बेरोजगारी पे बहस कीजिए, कानून व्यवस्था पे बहस कीजिए। ये अब्बा जान पे बहस करना ना आपको जेब देता है ना आपके चैनल को जेब देता है। ये जो आप मुझे बता रहे हैं, आप जो कह रहे हैं सर आंखों पर कपिल सिब्बल को भी थोड़ी सी ये समझ दे दे जो मैं कपिल सिब्बल का रिप्रेजेंट नहीं करने आया यहाँ पे। मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। नहीं, पर वो कांग्रेस में है या नहीं है? आप कपिल सिब्बल को बुला के मुझे क्यों बुलाया आपने? आप कपिल सिब्बल अगर यूपी पॉलिटिक्स में ये चर्चा है और आपको यूपी पॉलिटिक्स में दिलचस्पी है तो आपको सवाल पूछ लिया तो क्या गुस्ताखी कर ली मैंने राशिद अल्वी साहब? मुख्तार अंसारी पे सवाल करेंगी, अब्बा पे सवाल करेंगी, मुझे तो शर्म आ रही है। और मैं माफी चाहता हूँ, आपके चैनल पे जितनी बात कहनी थी कह दी मैंने। मैं ऐसी बहस में कभी शामिल नहीं होता। मुझे अपनी इज्जत आधा दर्जन कांग्रेस के नेताओं ने टिप्पणी की, तब आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई थी। आपको मेरे सवालों से शर्म आती है राशिद अल्वी जी। ये आपकी अपनी डिसीजन है, आप जाना चाहते हैं जाएं। आधा दर्जन कांग्रेस के नेताओं ने कहा है इसके ऊपर। वो क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं है? क्या वो इस देश को शर्मसार कर रहे हैं? ये सब कहने के बाद आप जो कह रही है मैं अपने चैनल को बदनाम कर रही हूं, तो ये कांग्रेस के नेता कहां से हैं? आपने कांग्रेस से निकलवाने की उनकी इल्तिजा नहीं की सोनिया गांधी जी से या राहुल गांधी जी से? आप मुझे बताइए, एक तो आप बहुत लंबी तकलीफ करती हैं, आपको राजनीति में तो सर आप क्लासेस होल्ड कर लीजिए, आप लिखा हुआ भेज दिया करिए ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच के झंडे तो कांग्रेस सबसे ज्यादा उड़ाती है। और उसके बाद मैं क्या बोलूंगी, कितना बोलूंगी, ये आप तय करना चाहते हैं। कमाल है राशिद अल्वी साहब। इस नेता ने क्या बोला है मैं उस पर बहस नहीं करूंगा। तो आप सिर्फ एंकर पे बहस करने आए हैं? आप सिर्फ एंकर क्या बोलेगी उस पे बहस करने आए? मैं पार्टी को रिप्रेजेंट करने आया यूपी पॉलिटिक्स। तो ये जो आधा दर्जन नेता जो बोल रहे हैं ये आपकी पार्टी के नहीं है? आपने कहा कि मुख्तार अंसारी पे क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, अदालत ने कोई फैसला किया है? अमित शाह जी पे भी क्रिमिनल केसेस रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी पे भी रहे क्रिमिनल केसेस।
फैसला जब अदालत का आता है आप तब उस पे बहस होती है। अच्छा, मैं माफ कीजिए, आपसे इजाजत चाहता आप हूं। योगी जी पर माफ बता कीजिए, दीजिए, माफ क्योंकि कीजिए। तारिक अनवर ने कहा है, कपिल सिब्बल जी ने कहा है और आपने स्वयं कहा है योगी को कभी राशन की जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्हें आइडिया नहीं है। आपने भी टिप्पणी दी है इस पर, और अब आप कमाल है, मॉरल हाई ग्राउंड तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही है ना। 7 एमएलए होंगे वहां उत्तर प्रदेश में, जमानत जब्त हो गई बंगाल में, लेकिन एटीट्यूड है कि जाता नहीं। खैर, आपकी अपनी मर्जी है। अवस्थी जी आपसे पूछूंगी, इररेलेवेंट होने का सबब आपने देख लिया है कांग्रेस पार्टी का, इररेलेवेंट है उत्तर प्रदेश में। सवाल पूछ लो तो जवाब में उल्टा हमारे को लेक्चर मिल जाता है कि कितना लंबा सवाल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इनकी शान में हमें क्या कसीदे पढ़ने चाहिए। लेकिन मैं वापस आती हूं पूरे इस मुद्दे पर, और मुद्दे पर ये बात आपसे पूछना चाहती हूं कि अगर ओवैसी जी कहें 11% बनाम 19%, तब तो ठीक है, तब तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, तब ध्रुवीकरण नहीं होता। लेकिन अब्बा जान के नाम पर देखिए क्या हाय तौबा मची हुई। नाविका जी, मैं अनुराग भदौरिया और वारिस पठान दोनों के बातों का जवाब दूंगा। आज ये लेक्सिकन ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं वारिस पठान साहब, जिन्होंने 15 करोड़ 100 करोड़ रुपए भारी कहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया, रिव्यू पिटीशन दाखिल हुई, वो खारिज हुई, उसके बाद कहते हैं मैं फिर से बनाऊंगा। ये है लेक्सिकन ऑफ लॉ कि जब तक हो ना जाए, वो तो फैसला हो गया, निर्णय हो गया, 5 जजेस की बेंचेस ने किया, रिव्यू पिटीशन खारिज हो गई, उसके बाद कहते हैं कि मैं फिर बनाऊंगा। 15 करोड़ 100 करोड़ रुपए भारी है, ये कहने वाले हमें लॉ की भाषा समझाएंगे। सुन लीजिए वारिस पठान, आपके बीच में नहीं बोला था मैं, आपके बीच में नहीं बोला था मैं, आपके बीच में नहीं बोला था 15 करोड़ या 100 करोड़ रुपए भारी नहीं होंगे। आप इस भ्रम में ना रहिए, मत रहिए इस भ्रम में। और दूसरा बता दें, आपका गाना भी थोड़ा गलत है, हृदय तोड़ देने की बात नहीं है। आप कहिए जब कोई तुम्हें टिकट तो काट दे, जब कोई तुम्हारा टिकट काट दे तब तुम मेरे पास आना, ठीक है ना। ये गाना गाने की सही लाइन ले लीजिए। तीसरी बात नाविका जी, जो मुख्य बात है कि क्या ये सच है, क्या ये सच है कि उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोग ऐसी वृद्धावस्था पेंशन ले रहे थे जो थे ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, मेरे टैक्स पेयर के पैसे से। वो पैसा जाता कहां था? दवाइयों का घोटाला हुआ मायावती के समय में, हुआ कि नहीं हुआ सरकारी दवाई की खरीद में? आज एक घोटाले के जितने घोटाले के नाम लिए अनुराग भदौरिया, जाइए ना आप, एक जगह नहीं। ये राजनीतिक विषय, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट है या ये भाजपा के प्रवक्ता है? 2017 में गोरखपुर में बच्चों की मृत्यु पर इतना हंगामा मचा, उससे पहले हर साल जुलाई अगस्त में कितने बच्चों की होती थी मृत्यु, और उसके बाद कितनी कम हुई? इस पर बात करेंगे आप? आज भी फरीदाबाद में डेंगू बुखार से बच्चों का इंतकाल हुआ है। आज भी बच्चों का योगी ने क्या कर दिया, चलिए बताइए। हॉस्पिटल में इलाज नहीं होने की वजह से बुखार डेंगू से बच्चों की जानें चले गई फरीदाबाद में। हिम्मत नहीं है, फेलियर नहीं है। आज किसी की गंगा हिम्मत के नहीं है। किनारे के ऊपर गंगा घाट में हमने देखा है लाशों को तैरता हुआ, लाशों को नोच के खा रहे थे। योगी के राज में हो गया था, ऑक्सीजन से बिना लोगों की जानें चले गई। योगी के राज में हो गया, किसके राज में हुआ ये? योगी ने काम क्या किया 5 साल, ये तो बताइए ना। खाली नाम बदला, नाम बदलने से लोगों की जाने वापस आ गई, नाम बदलने से बहुत अपमानजनक शब्द है। शर्म आनी चाहिए आपको, किसी घटिया बात करने के लिए वारिस पठान जी, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा था कि अगर मुद्दों की राजनीति करनी है तो फिर मुद्दों पे बात करिए। अगर आपको लगता है योगी जी ने कोई विकास नहीं किया, सिर्फ नाम का बदलाव किया, तो इस इशू पर डिबेट करिए। क्यों ओवैसी जी 11% 19% करते हैं? क्यों आपको खुले तौर पर आप कह रहे हैं कि मुसलमान को जहां भी टिकट ना मिले वो हमारे पास आ जाइए? मैं हिंदू हूं, मैं अगर हिंदू हूं तो मैं क्या आपके पास नहीं आ सकती टिकट लेने? क्या मेरी मनाही है? आप मुझे नहीं सपोर्ट कर सकते? नाविका जी वेलकम, मोस्ट वेलकम। आप आइए, सपोर्ट करेंगे आपको भी तो टिकट देंगे और पूरी मेहनत करेंगे आपको जिताने खुले आप सिर्फ ये क्यों कहते हैं कि मुसलमान जिसको टिकट ना मिले? आपने कभी कहा कि हिंदुओं को अगर टिकट ना मिले तो वो भी मेरे पास आ जाए? बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं,
कहा हम तो ओबीसी दलितों की भी बात कर रहे हैं, और हमने कहा, आपने एक बार शायद पढ़ा नहीं होगा इसी आपका बयान, उन्होंने कहा कि तो आप कह रहे हैं काम देखकर नहीं, हम काम देखकर किसी का साथ नहीं देते, हम देखते हैं उसकी जाति, उसका धर्म। आप अगर दलित हैं तो आ जाइए, मुसलमान है तो आ जाइए, हिंदू है और थोड़ी अपर कास्ट से हैं तो आप मत आइए, आपके लिए हमारे दरवाजे बंद हैं। मैं आपसे पूछती हूं, ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? विकास की बात से क्यों भटक रहे हैं? आज अगर योगी आदित्यनाथ से आप सवाल पूछते हैं तो पहले अपने गरिमा में क्यों नहीं झांक के देखते? ठीक है भाई, योगी आदित्यनाथ सत्ता में, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के, उनके राज्य में बच्चों की हत्याएं हो रही है, जाने जा रही है, हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा है, तो किसको सवाल करेंगे? गंगा के किनारे के ऊपर हमने तैरती हुई लाशों को देखा जिनको कुत्ते नोच के खा रहे थे, किसकी जवाबदारी थी? योगी आदित्यनाथ की जवाबदारी थी। योगी आदित्यनाथ के यहाँ पे पूछिए ना ये सवाल, फिर मुसलमान, दलित और ओबीसी ये क्यों आते हैं? 7 मुझे बड़े डेवलपमेंट काम बता दिए योगी आदित्यनाथ के 5 साल में। अरे रैली में पूछते ना, मुझसे पूछ रहे हैं, रैली में पूछते, रैली में तो मुसलमान, यादव, ओबीसी, दलित, इससे तो आपको फुर्सत नहीं मिली, तो इसीलिए दोबारा पूछ रही हूँ, ध्रुवीकरण का कार्यक्रम शुरू किसने किया? आज कम से कम इस बात का जवाब दे दीजिए वारिस जी, वारिस पठान जी, ध्रुवीकरण का कार्यक्रम शुरू किसने किया? योगी आदित्यनाथ ने या असदुद्दीन ओवैसी ने? बीजेपी तो एक्सपर्ट है उसमें, बिल्कुल। देखिए, ध्रुवीकरण की राजनीति तो तब से शुरू हो गई थी जब मोदी जी ने कहा था मैं बड़ा हिंदू हूं, राहुल गांधी ने कहा मैं जनदारू हूं, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। और अगर असद बिल्कुल किया, और आप तब भी कहा था, और आप उन डिबेटों में शामिल थे हमारे साथ। आपको खाना पड़ेगा कोई मेमोरी वाला कैप्सूल, क्योंकि आप भूल जाते हैं, आपकी बहुत छोटी सी याददाश्त है जो भूल जाती है कि तब भी आप डिबेट पर थे जब ये बात हुई थी। नलिन कोहली जी, जवाब दीजिए वारिस पठान को कि जब ये करते हैं 11% और 19% की राजनीति, वो ध्रुवीकरण नहीं होता, ध्रुवीकरण होता है अब्बा जान का नाम लेने से। जवाब दीजिए वारिस पठान को। बिल्कुल नहीं नाविका जी, नहीं, बिल्कुल नाविका जी, यही तो खासियत है इनकी। ये कहते कुछ है टीवी पे, करते कुछ और है भाषणों में। इनकी पार्टी इसके लिए जानी बचानी। अच्छा मुझे बता दीजिए, ये हर व्यक्ति से, वारिस पठान जी आते हैं अपनी पार्टी की तरफ से, बैठते, एक वरिष्ठ नेता है अपनी पार्टी की, वो हर जगह आकर पूछते हैं मुझे बताइए आपने 7 काम क्या किए, आपने 4 काम क्या अच्छे किए। अभी वो फरीदाबाद की बात कर रहे थे, 4 बार उन्होंने कहा डेंगू है फरीदाबाद में, फरीदाबाद है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। एनीवे, जो भी हो, तो इनका क्या है, प्रश्न उठाना बड़ा सरल है, टीवी चैनल खोलना चाहिए, उसके लिए आप बैठे हैं, आपका चैनल है, प्रसिद्ध चैनल है, आप प्रसिद्ध एंकर है, आपका अधिकार है सवाल पूछने के लिए। अगर इनको इतना पसंद है सवाल पूछने के लिए, एक चैनल खोल दीजिए आप, जो भी नाम से जो आपको पसंद आए। लेकिन आप बताइए ना, आपने कौन सा काम किया है आज तक जिसको आप कह सकते हैं ये जो है एक मिसाल है, इस मिसाल पे बाकी राज्यों को भी काम करना चाहिए, या हमने इतना अच्छा काम किया जो ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं है, ये विकास का काम है, सेक्युलरिज्म का काम है। आप तो करते नहीं, आप तो 11 और 19% की बात करते हैं। अच्छा, और ये कहते हैं 11% को क्यों मिले। और ओवैसी जी भदौरिया जी जवाब देना चाहते हैं सिर्फ बीजेपी को। लेकिन मैं पूछूंगी पब्लिक के सवाल, क्योंकि पब्लिक के सवालों पर जवाब बनता है नेताओं का देना। तो सुनिए पहले पब्लिक के ये सवाल। टाइम्स नाउ नवभारत के मंच से मैं ये जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के मुद्दे को कौन भटका रहा है? क्या इसकी शुरुआत ओवैसी ने नहीं की है? क्यों चुनाव के पहले मुद्दे भटका दिए जाते हैं? मेरा सभी पार्टियों के प्रवक्ताओं से सवाल यह है कि क्या आपको अपनी पार्टी पर इतना विश्वास नहीं है कि धर्म और जाति की बात किए बगैर आप चुनाव जीत सकते हैं? ओवैसी हिंदू मुस्लिम चिल्ला रहे हैं, अब योगी जी ने अब्बा जान कह दिया तो सबको मिर्ची लगी। ऐसा क्यों? हमें आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन अब तक ऐसी राजनीति क्यों? आखिर कब तक भारतीय लोकतंत्र को इससे मुक्ति मिलेगी? मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से है। आपको जब भी सत्ता मिली, मुलायम सिंह जी की मिली, अखिलेश जी की मिली, आपने मुस्लिम तुष्टिकरण के सिवा कुछ नहीं किया। जो बोया है वो अब काटने का समय आ गया है। पिछले 5 साल बेच से काटा और अभी भी कटेगा। सवाल
दोनों से हैं, समाजवादी पार्टी से भी, बीजेपी से भी। लूंगी एक छोटा सा ब्रेक। जब लौटेंगे अनुराग भदौरिया और नलिन कोहली दोनों को जवाब देने पड़ेंगे और जजमेंट देंगे अवस्थी साहब। आपको वापस इस शो पर आमंत्रित करते हुए सीधा सवाल ले जाती हूं जो पब्लिक ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा। अनुराग भदौरिया जी, सवाल ये था कि मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश जी, हर बार उनका वो जब सरकार में आए थे तो तुष्टीकरण की राजनीति हुई थी। आज वही अगर हो रहा है तो तकलीफ क्यों? 45 सेकंड का टाइम है आपके पास, आपका टाइम शुरू होता है अब। पब्लिक के सवाल का जवाब दे दीजिए। हाँ, पब्लिक ने 5 सवाल पूछे थे नमिका जी, 4 सवाल आप भागी। कमाल की बात नमिका जी, आप मानना पड़ेगा, आप बहुत ही होशियार एंकर हैं और आप हिंदी में तो एंकरिंग तो इतनी कमाल की करती है कि 5 सवाल खा गए जिसपे उन्होंने पूछा था। अनुराग जी, आप जल्दी में बहुत रहते हैं। अनुराग जी जल्दी में बहुत रहते हैं। मैं तो 4 सवाल लेकर नलिन कोहली जी के पास चली जाती तो आप मुझ पर इल्जाम लगाते, कि सिर्फ नलिन कोहली जी को आप अपॉर्चुनिटी दे रही है, हमें तो दे नहीं रही। इसलिए मैंने शुरुआत आपसे की, उसके बाद नलिन कोहली से भी पूछती। मैंने ब्रेक से पहले भी कहा, हिंदी चैनल की महारतें हासिल कर ली आपने, आप मुझे बोलने दीजिए। अनुराग भदौरिया नहीं, गलत चीज इस चैनल पर बोलने नहीं दी जाएगी। अनुराग भदौरिया जी, एक सवाल जो आपका था आपको दिया है, जो सवाल बीजेपी का है वो बीजेपी के नलिन कोहली जरूर जवाब देंगे। कम से कम आप जज जूरी फैसला करने के इस पोजीशन में नहीं है, आप अपने जवाब दीजिए। हाँ, मैं अपना जवाब दे रहा हूँ। जनता पूछ रही थी कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आते ही ये जाति धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी क्यों करने लगी? क्यों भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे मुद्दों पे राजनीति नहीं कर रही है? क्यों 4.5 साल में अपना काम नहीं गिना पा रही है? क्यों यहाँ पे लोगों की लगातार मौतें हो रही, चाहे जहरीली शराब पीने से मौतें हो, चाहे बुखार से हो या चाहे कोरोना काल हो, मतलब किसी तरह से आदमी जिंदा ही न रह पाए उत्तर प्रदेश में। इस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर है। अगर वैसे भी अगर कोई बच गया तो यहाँ कौन किसको ठोक दे यही नहीं पता चलता। क्राइम इतनी तेजी से दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। तो मैं यही जनता पूछ रही है कि चुनाव के वक्त में आप मुद्दों पे क्यों नहीं है? क्यों नहीं आप बताते कि आपने यहाँ कितना रोजगार दिया? क्यों नहीं आप बताते कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपने कितना डेवलप किया? क्यों नहीं आप बताते कि उत्तर प्रदेश के अंदर में आपने उत्तम प्रदेश बनाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट लेके आए, कितनी फैक्ट्रियां लगी, कितनी इंडस्ट्री लगी? क्यों नहीं आप बताते कि उत्तर प्रदेश के अंदर में ये असुरक्षित माहौल क्यों आपने पैदा कर दिया? महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है? क्यों उनका चीरहरण हो रहा है? क्यों उनको गोली मारी जा रही है? ये जनता का सवाल है और जनता जानना चाहती है बीजेपी से कि बीजेपी आप बताओ चुनाव के समय में समय आपका समाप्त हो गया है। अनुराग भदौरिया जी, शुक्र करिए आप किसी स्कूल का एग्जाम नहीं दे रहे थे, क्योंकि फेल अवश्य हो जाते। इसीलिए क्योंकि आपको जो जवाब देना था वो तो आपने दिया नहीं। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के सारे सवालों का आप जवाब देना चाहते हैं। अब आप सुनिए, नहीं, अब आपके सुनने का समय है। अब आप सुनिए और सुनाती हूं मैं आपको आंकड़े सुनाने के लिए मेरे पास बड़े सारे आंकड़े हैं। 2016 में कितनी हत्याएं हुई थी? 4889। अब कितनी है? 3468। रेप 5000 रेप थे अखिलेश यादव के टाइम, अब 2500 से भी कम है। लूट मार के कितने केसेस थे? 4500 आपके समय में 3500। ये सब एनसीआरबी का डेटा है। डकैती 284, अभी सिर्फ 85। अब ये एनसीआरबी का डेटा है। राम राज्य किसका था ये जनता तय करेगी। और मैं पूछना चाहती हूँ तुष्टीकरण पर एक लफ्ज नहीं बोले अनुराग भदौरिया, एक लफ्ज नहीं बोले। और सवाल मेरे पास और भी आ रहे हैं, मैं दोबारा उनको चांस दूंगी। पर नलिन कोहली जी, इनका फेडर डाउन कर दीजिए। अगर अनुराग भदौरिया जी आपको अपने सवालों के अलावा हर सवाल पर टिप्पणी करनी है तो आप अपना अलग चैनल खोल ही लीजिए। लेकिन नलिन कोहली जी, सवाल आपसे पब्लिक पूछ रही है कि अब्बाजान की जरूरत क्यों पड़ी? घूम घूम कर हम भी आपसे यही पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। तो इसके 3 पहलू हैं नाविका जी। पहली बात, जैसे मैंने पहले कभी कहा इस कार्यक्रम में, कि अब्बाजान कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं है। दूसरी बात, इसका संदर्भ था कि कुशीनगर में जो भाषण दे रहे थे योगी जी,
वो जनता को स्मरण करा रहे थे, याद दिला रहे थे कि 2004-5 में जो अनाज घोटाला किया था, समाजवादी पार्टी की सरकार उस समय थी, उसके यहाँ वो स्मरण करा रहे थे, याद दिला रहे थे, क्योंकि उसी के साथ उन्होंने पूछा क्या 2017 से आपको अनाज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और जनता ने कहा हाँ मिल रहा है। तो पहले क्यों नहीं मिल रहा था? क्या आवश्यकता थी कि जो गरीबों के लिए अनाज होता था समाजवादी पार्टी के समय पर ट्रकों के फर्जी नंबर लगाकर बांग्लादेश तक पहुंचे? इस बात को रखी गई है। उसमें सीबीआई जांच भी का भी आदेश हुआ, कोर्ट तक गई, एक याचिका लगी। तो संदर्भ वो टाइम अप नलिन कोहली जी, एक और मौका जान पर आपत्ति जता दी, एक और मौका दूंगी मैं अनुराग भदौरिया जी को, पर यह भी मौका तब तक सीमित है जब तक ये सिर्फ सवाल का जवाब दे। हम यहाँ लेक्चर सुनने तो आए नहीं है। ये रमेश सुनना ही नहीं चाहिए, जनता की मुद्दे की बात होनी चाहिए। त्रिनाथ लेक्चर दे रही, सही कह रहे हैं, बीजेपी लेक्चर देती। नाविका जी, कहाँ बीजेपी को आप बुलाते हो लेक्चर देने आती है? त्रिपाठी, आप अपना सवाल सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं? अगर नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं, नाविका जी बीजेपी लेक्चर देने आई है, तो बीजेपी को कोई क्लासरूम थोड़ी है बीजेपी लेक्चर देने आ जाती है। बीजेपी को जवाब देना है भाई, जनता का असली मुद्दों का जवाब। अच्छा, त्रिनाथ त्रिपाठी जी का सवाल है। नाविका जी, हमारे मुस्लिम भाई नाराज थे कि योगी जी कहीं भी उनका नाम नहीं ले रहे। अब योगी जी उनके पिता को अब्बा जान कहकर सम्मानित कर रहे हैं, तो इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? सबको खुश होना चाहिए। अनुराग भदौरिया जी जवाब देना चाहेंगे? मैं तो पूछना चाह रहा हूं, सवाल का जवाब दे दें कि बीएसएफ क्या कर रही थी जब ट्रक पार हो रहे थे? बीजेपी की सरकार थी, तो बीजेपी की सरकार क्या, इसके मतलब बीजेपी की सरकार क्या वहां ट्रक पास कराने की बैठी थी? अनाज के ट्रक भेज रही थी क्या बांग्लादेश में या नेपाल में? किसकी बीएसएफ किसके अंडर आती है भाई? ये बॉर्डर फोर्स किसके अंडर में आते हैं? तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही थी? और यहाँ योगी जी तो वहाँ गोरखपुर में रहते हैं, गोरखपुर से अगर ट्रक निकल रहा था तो योगी जी क्या कर रहे थे? मतलब कुछ भी बोलोगे, आए बाएं साए, मतलब कोई जवाब नहीं, कुछ भी बोल देना। बांग्लादेश चला गया, अच्छा हुआ आपने बोला नहीं, लंदन चला गया, अमेरिका चला गया, माने कुछ जो मुंह में आएगा वो बोल देंगे। मतलब ये भी नहीं सोचेंगे कि सरकार आपकी थी और बीएसएफ आपके अंडर में आती है, तो इसके मतलब आपकी मिली भगत थी क्या? चोरी कर रहे थे क्या उस समय? तो इसलिए एफआईआर होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी चोरी करा के ट्रक भेज रही थी। क्यों नहीं बीजेपी एफआईआर, बीजेपी सरकार पे एफआईआर हो कि ये लोग चोरी कर रहे थे रात के अंधेरे में और यहाँ से नेपाल भेज दे रहे थे? कमाल की बात करते हैं आप भी। माने जनता के मुद्दों का जवाब नहीं है, जनता के 4.5 साल के जवाब मांग रही है। जवाब दो, लाशें क्यों तैर रही थी नलिन कोहली जी, आपका समय समाप्त है। अनुराग भदौरिया जी, नलिन कोहली जी जवाब दीजिए। 2004 के अंत में और 2005 में जो घोटाला हुआ अनाज का, तो बीजेपी की सरकार कहाँ थी भाई? 2004 में हम चुनाव हार गए थे। अनुराग भदौरिया जी हम पर आरोप लगा रहे हैं कि कुछ भी बोल देते हैं बीजेपी वाले, इसलिए अब ऐसा। दूसरी बात आई है कि जो प्रश्न पूछा, बड़ा उन्होंने अच्छा एक प्रश्न पूछा जिससे अनुराग जी भाग गए कि उन्होंने बोला क्यों भाग रहे हैं? हम तो सीधा सवाल जनता का पूछ रहे हैं। शब्द जो मैं भी कह रहा हूँ कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं है। इज्जत से अगर उन्होंने ऐसी कोई शब्द का प्रयोग किया, अब्बा जान शब्द का प्रयोग किया, तो इससे क्यों तकलीफ हो रही है अनुराग जी को और उनकी पार्टी को? आप ही को हो रही है। मैं तो सवाल बार-बार पूछ रहा हूँ, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, अत्याचार पे, अपराध पे, महिलाओं को परेशान करने पे। आप गुस्से पड़े अब्बा जान में, जिंदगी में आपके अब्बा जान का सवाल ही नहीं पूछ रहा हूँ। ट्रेन से ज्यादा महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म पे ही जनता आपको मिलती है, वो ट्रेन पे चढ़ते हैं और प्लेटफॉर्म पे आप भी उतरते हैं। आप तो हर चीज छोड़ के ट्रेन पे ही लगातार चलते हैं। जवाब तो दे देते हैं उस भाई का जिसने सवाल। आपका टाइम खत्म हो रहा है अब। अनुराग भदौरिया जी का तो टाइम बिल्कुल ही इस वक्त पूछना पड़ेगा मुझे अवनिजेश अवस्थी जी से। अवनिजेश अवस्थी जी, आपने सुना वारिस पठान जी को, अनुराग भदौरिया जी को, नलिन कोहली जी को और राशिद अल्वी जी को। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कोई आग बबूला हो रहा है कि भाई मुख्तार अंसारी क्यों, अब्बा जान क्यों, हमें तो कुछ और कहना है, आप ज्यादा बोलती हैं कम सुनती हैं। अनुराग भदौरिया जी तुष्टीकरण, उनको शायद उन्होंने शब्द ही आज पहली बार सुना है, इससे पहले कभी सुना ही नहीं था। आफ्टर ऑल समाजवादी पार्टी कहाँ तुष्टीकरण करती है? वारिस पठान जी को 11%, 19% भूल गया, आज का अब्बा जान याद रह गया। अवस्थी जी, नाविका जी बड़ी साफ सी बात है। ये समाजवादी पार्टी के उस समय के अध्यक्ष ही थे जिन्होंने कहा था कि भैया मैं मुसलमानों तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूँ,
कार सेवकों पे गोलियां चला दी, मैंने इतने हिंदू मार अरे दिए, और आपको कितने कैसे मारता मैं, आरएसएस से बुलवा रहे हैं ये कितने बताएं। मारता ये आए बाएं कितने साहेब मारता बोलना इनका काम है। अनुराग भदौरिया जो अरे आप अनुराग बताओ, भदौरिया जो बेरोजगारी महंगाई पे कुछ तो बोलो ये प्रभु। नाविका जी बेरोजगारी देखिए, बातें मैं आप इनके तो बीच में कोई बोलता नहीं उठा लो, हूँ, मैं इनके बेरोजगारी बीच में बातें बोलता बोलो नहीं हूँ, आज 5 और साल ये से। ये कुछ ये तो ब्रेक नया में भी बोलोगे। बोलते रहते हैं कि और आप पता नहीं कहते हो कब ब्रेक प्रोफेसर खत्म हो जाए और यूनिवर्सिटी का, एक ही बात मेरी रटते आवाज आ हो जाए। क्या? एक ही बात ये क्लास ब्रेक में भी पढ़ाते बोलते क्या? रहते हैं। एक ही क्लास मैं में नाविका जी आप आपको 91 के आपको नीचे एक बात भी आए हो, बताऊं, एक ही क्लास अनुराग पढ़ा जा रहे भदौरिया हो। वो अरे भाई हैं, कुछ नया बताओ। अनुराग भदौरिया वो हैं जो ब्रेक में भी बोलते रहते हैं। मैंने एक बार इनसे पूछा यार ब्रेक में क्यों बोल रहे हो, तो इन्होंने कहा कि यार पता नहीं कब ब्रेक खत्म हो जाए, चैनल पता नहीं कब ब्रेक खत्म कर दे, मैं तो बोलता रहूंगा ना। तो ये वो है अनुराग भदौरिया। महत्वपूर्ण बात ये है नाविका जी, लगातार मैं आपको बता दूं, ये जितने मुद्दे गिना रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर हो, महिला सुरक्षा हो, भू माफिया का हो, करप्शन हो, अनाज का घोटाला हो, दवाइयों का घोटाला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कॉरिडोर बन रहा है, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, सैमसंग की फैक्ट्री खुली है नोएडा में, बेरोजगारी का सवाल हो जिसका जवाब दिया, और तीसरा सवाल जो इन्होंने एक उठाया था कि नकली का, उस पर इंडियन एक्सप्रेस ने माफी मांग ली है, बस एडवर्टाइजमेंट छापने वाले ने, कि हमारी गलती है ये। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सब का फैसला जनता करेगी, कर रही है, कर चुकी है, 2017 में भी 2019 में भी कर चुकी है। लेकिन अनुराग भदौरिया को अगर ये समझ में ना आए तो ये उनकी गलती है ना, वो समझना नहीं चाहते जी बिल्कुल। चाहते। अक्सर ये कहा जाता है, और यही है हमारा नजरिया, कि अक्सर यही कहा जाता है कि जिनके पास या तो जवाब ना हो या बोलने को कुछ ना हो, वो आए बाएं शाएं सब तरह के बातें कहने लगते हैं और मुद्दों से भटकाने लगते हैं लोगों को। जनता हर उस सवाल का जवाब देगी, चाहे वो तुष्टीकरण का हो, चाहे वो ध्रुवीकरण का हो, और इसका जिम्मेदार कौन है, इस बात पर भी जनता ही जवाब देगी। तो जनता आ रही है, और चुनाव बटन जब दबेंगे ईवीएम पर, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, 11% 19% ये ध्रुवीकरण नहीं है, लेकिन अब्बा जान जैसे शब्द पर इतना 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 विरोध क्यों? क्या बात है? क्या मुद्दा है? क्यों घबरा रहे हैं? अगर उठाया है बेड़ा ध्रुवीकरण करने का, तो जब पलटवार होता है तो क्यों घबरा जाती है कुछ राजनीतिक दल? यही सवाल है जो जनता पूछ रही है।